वेरी वेल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी फोर सक्सेस। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका टी फोर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि सर पिछले 3 दिन से कोई वीडियो क्यों नहीं आई है। वेल, मैं थोड़ा सा बिजी था। आई एम सॉरी फॉर दैट। हम लोग आ गए हैं अपने इस नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की एनसीईआरटी के मानव भूगोल। इस पुस्तक का पूरा नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर 2। चैप्टर 2 का शीर्षक है विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि विश्व में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या विभिन्न समूहों में निवास करती है। कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं बहुत कम जनसंख्या है। विश्व के जनसंख्या के इस असमान वितरण तथा इसकी विशेषताएं, कहाँ जनसंख्या का घनत्व कैसा है और जनसंख्या की वृद्धि कैसी है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर बड़ा ही आसान और मज़ेदार है। अगर आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में कंसंट्रेट कर पाए तो मैं ये आशा करूँगा, मतलब मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए अब हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विश्व जनसंख्या से रिलेटेड इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें कुल मिला के इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें हमारा पहला टॉपिक ऑब्वियस सी बात है कि होगा जनसंख्या क्या है। दूसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि जनसंख्या वितरण का जो वैश्विक प्रारूप है वो कैसा है। विश्व के किस क्षेत्र में जनसंख्या कैसी है, कितनी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विश्व के जनसंख्या वितरण के जो प्रारूप है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व को निकालने की विधि क्या है। और चूंकि हम भारत में रहते हैं तो ऑब्वियसली हम यह जानेंगे कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। हम देखेंगे जनसंख्या में परिवर्तन के कारक कौन कौन से होते हैं जो जनसंख्या के जो है संरचना को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि प्रवास क्या है, प्रवास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जनांकिकी क्या है, जनांकिकी संक्रमण की विभिन्न प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं। अंत में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों के साथ ही हम इस पाठ को जो है अध्याय को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक पर नजर डालते हैं कि जनसंख्या क्या है। जन अर्थात मनुष्य और संख्या अर्थात उनकी गिनती। दरअसल जनसंख्या लोगों की वह संख्या है। इसकी यदि हम एक औपचारिक परिभाषा को देखें तो एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, जिसमें स्त्री पुरुष सभी सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, किसी क्षेत्र की भी जनसंख्या हो सकती है, किसी गांव की भी जनसंख्या हो सकती है और किसी देश की भी जनसंख्या हो सकती है, और ऑब्वियसली पूरे विश्व की तो जनसंख्या होती ही है। खैर, हम लोग वैश्विक जनसंख्या में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है, खासकर औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति जिसे कहा गया के पश्चात विश्व जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है। तो आइए, जब हम जान चुके हैं कि जनसंख्या क्या है तो हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या के प्रारूप पर। विश्व में जनसंख्या के प्रारूप पर यदि हम नज़र डालें तो ये पाई चार्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या जो है 10% भूमि पर निवास करती है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पाई चार्ट में येलो कलर से जो 10% भूमि दिखाई है उस पर आपको विश्व की 90% जनसंख्या मिलती है। अब बाकी बची 90% भूमि पर विश्व की केवल 10% जनसंख्या मिलती है। मैं सीधा लाइन बाई लाइन यदि एनसीईआरटी बुक को कोट करूं तो उसमें लिखा है कि विश्व में जो 10 सबसे बड़े देश हैं
जनसंख्या की दृष्टि से उनमें विश्व की कुल 60% जनसंख्या निवास करती है। और ऐसे जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 10 देशों में से 6 देश केवल एशिया के। इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एशिया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑब्वियस सा प्रश्न आपका होगा कि सर हम भारत में रहते हैं, भारत की क्या स्थिति है? तो देखिए, कुछ समय पहले तक चीन विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता था। यद्यपि भारत में अभी 2011 के बाद की जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। भारत में 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी वो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या थी, परंतु संयुक्त राष्ट्र, आप जानते हैं कि उसकी कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट को यदि हम माने तो भारत की जनसंख्या अब 1.4 अरब से ज़्यादा हो गई, यानी कि 1.5 अरब या उससे ऊपर ही। तो आप मान सकते हैं कि भारत की जनसंख्या अब विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या है, और चीन हमारे बाद अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो इस प्रकार हम, यानी कि भारतीय, विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यूरोप, अमेरिका, एशिया, ये 3 महाद्वीपों में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहें तो निवास करती है, क्योंकि इन महाद्वीपों में कंडीशंस अच्छी है जनसंख्या के निवास के लिए। खासकर एशिया जो है इस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। हम देखेंगे कि विश्व में जो जनसंख्या वितरण है वो इतना डाइवर्स क्यों है, इतना असमान क्यों है, इतना विविधता युक्त क्यों है? इसके पीछे कारक कौन कौन से हैं? ऐसे कारकों में जो हम पहले नंबर पर रख सकते हैं वो है भौगोलिक कारक। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जिस देश में भौगोलिक कारक ठीक नहीं होंगे, यानी कि भौगोलिक पर्वत पठार मैदान, भौगोलिक संरचना यदि मानव निवास के अनुकूल नहीं है तो कोई वहाँ क्यों निवास करना चाहेगा? आप ऑब्वियस सी बात, माली सी बात, इस बात को समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत पे जहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जहाँ खेती के लिए खेत नहीं है, वहाँ लोग क्यों निवास करना चाहेंगे? आप समझ सकते हैं कि मरुस्थल में जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, कंज्यूम करने के लिए वनस्पति नहीं है, वहाँ लोग क्यों निवास करना चाहेंगे? ये दूसरी तरफ आप मैदानों पर नज़र डालें, पठारों पर नज़र डालें, मैदानों की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है। मैदानों में आप समझ सकते हैं कि रहने के लिए जो है अच्छे जगह, बढ़िया घर, इसके अलावा समतल भूमि के कारण सड़क व रेल जैसी व्यवस्थाएं, कृषि जो है सभी कुछ अनुकूल होता है और बेहतर होता है। इसीलिए भौगोलिक कारकों में मैदान वो सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए आप गंगा घाटी को या उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्र को ले सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस के भूगोल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इस बात को जानते होंगे कि भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार वाला जो रीजन है वो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वजह क्या है? वजह वही है, मैदान है तो कृषि अच्छी है, कृषि अच्छी है तो ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम है। समतल भूमि है तो सड़क, रेलवे, औद्योगिकरण का अच्छा विकास हुआ है, इसीलिए जनसंख्या भी ज़्यादा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भौगोलिक कारक जनसंख्या को एक बहुत ही हद तक प्रभावित करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि हिमालयी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या सर्वाइव कर सके। अगला कारक देखेंगे जलवायु को। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों पे, जैसे हिमालय पे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्ष के अधिकांश समय बर्फ रहती है, यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वो ना बहुत ज़्यादा ठंडी के लिए अनुकूल है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए। एक तरफ आप हिमालय की ठंडी सर्द भरी जमी हुई पर्वत चोटियों को ले लें, दूसरी ओर आप थार के मरुस्थल को ले लें। एक बहुत ज़्यादा गर्म है, एक बहुत ज़्यादा ठंडा है।
दोनों ही क्षेत्रों में ऐसी जलवायु नहीं है कि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा सरवाइव कर सके। जनसंख्या को एक ऐसे जो है माहौल की आवश्यकता होती है, एक ऐसी जलवायु की आवश्यकता होती है जो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो, जो एक अच्छे सम क्षेत्र में हो। तो देख सकते हैं कि जो समुद्रों के तटीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ सामुद्रिक जलवायु के प्रभाव में एक समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, वहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जलवायु कारक इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगला कारक हम देखेंगे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आप खनिज संसाधनों की उपलब्धता, औद्योगिकरण, सड़क, नगरीकरण आदि को रख सकते हैं। आप जानते हैं कि औद्योगिकरण वहीं होगा जहां आर्थिक स्थिरता और मजबूती होगी। अच्छी सड़कें और अच्छी जीवन स्तर वहीं होगा जहां आर्थिक रूप से मजबूती होगी। आप देख सकते हैं कि जो देश आर्थिक रूप से मजबूत है, वहाँ ठीक ठाक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि माली सी बात है कि जहाँ लोगों को जीवन जीने के योग्य आर्थिक हालात नहीं मिलेंगे, लोग वहाँ से किसी अन्यत्र क्षेत्रों में प्रवास कर जाएंगे। आर्थिक कारक इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं कि जो औद्योगिक नगर होते हैं, उनके आसपास सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से लोग वहाँ मजदूरी की तलाश में या रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। इसी तरीके से सड़कों के किनारे बड़े बड़े शहर बन जाते हैं, तो नगरीकरण को भी एक जो है बल मिलता है। और नगरीकरण एक ऐसी स्थिति है जहाँ ज़्यादा लोगों को रोजगार होते हैं, जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, जहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं, तो लोग अन्य क्षेत्रों से भी वहाँ प्रवास करते हैं। और इस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्रों में एक अच्छी जनसंख्या पाई जाती है। चौथा कारक है राजनीतिक कारक। अगर आप देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल मची रहती है, जहाँ अक्सर सत्ता पलटती रहती है, मारकाट मची रहती है, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करना पसंद नहीं करती, क्योंकि जनता को अपनी जान और माल का हमेशा ही खतरा बना रहता है। पता नहीं किस दिन बाबा मिल जाए। बाबा से मेरा मतलब गलत नहीं था, बाबा का मतलब है कि किसी दिन आपके ऊपर खतरा आ सकता है। ऐसे क्षेत्र जनसंख्या को ज़्यादा दिनों तक मतलब लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते हैं। ऐसे क्षेत्रों से अक्सर लोग शरणार्थी बनकर भाग जाना पसंद करते हैं। इसलिए राजनीतिक स्थिरता जनसंख्या को बढ़ाने और जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो कारक है वो मृदा है। आप जानते हैं कि मृदा की उपजाऊ क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ कैसी परिस्थितियाँ है, कैसे भौगोलिक कारक है, कैसी जलवायु है। और जैसी मृदा होती है वैसी ही कृषि होती है, क्योंकि जनसंख्या को जीवित रहने के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ मृदा अधिक उपजाऊ होगी वहाँ कृषि अच्छी होगी। कृषि अच्छी होगी तो खाद्यान्न आसानी से और सही कीमतों पर उपलब्ध होंगे। जब सारी व्यवस्थाएं सही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ सरवाइव कर पाएंगे और वहाँ एक अच्छी जनसंख्या पाई जाएगी। इस दृष्टि से यदि आप उत्तर के विशाल मैदानों की ओर देखें, जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, उन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या नजर आएगी। वहीं इसी दृष्टि से यदि आप थार के मरुस्थल की अनुपजाऊ मृदा, जिसे शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा कहते हैं, जो अनुपजाऊ होती है, और पर्वतीय मृदा जो हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, यदि आप उन क्षेत्रों पर नज़र डालेंगे तो आपको बहुत ही कम जनसंख्या दिखाई देगी। मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी के अपने उस पाठ में बने मानचित्र को देखें, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से भारत में जनसंख्या वितरण को दिखाया गया है। आइए जानते हैं जनसंख्या घनत्व क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व की औपचारिक परिभाषा को समझेंगे, जो है कि इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं,
इसे कहा जाता है कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का सूत्र मैंने नीचे लिख दिया है, जिसे आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। जिस प्रकार है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व जो है, भारत की यदि बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अपने बाकी बचे हुए टॉपिक्स जिनकी अभी हमने चर्चा नहीं की है, जो इस प्रकार बचे हैं हमारे पास कि जनसंख्या में परिवर्तन के कारक, प्रवास, प्रवास के कारक, जनांख्यिकी संक्रमण और इसकी प्रावस्थाएं, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, इन 5 टॉपिक्स की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जल्द ही, यानी कि कल मैं इन 5 टॉपिक्स को कंबाइन करके एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, कल शाम 6 बजे। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और कल शाम वाले वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद। टी फॉर सक्सेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।